अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सवाल है एक बड़ा वैलिड सा सवाल है और एक इंटरेस्टिंग सवाल भी है, तो हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपका सवाल ये है कि जो 70s है होता है, सॉरी, जो 50s होता है प्लस 30s होता है, तो ये 70s क्यों बनता है, हालांकि बनना तो 80s चाहिए था। इसी तरह जो 40s होता है और 60s होता है, ये बनना 100s चाहिए था, लेकिन ये 80s होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राइबोसोम्स की, और राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर वाला होता है वो बड़ा, उसकी एस की वैल्यू होती है, और जो स्मॉलर होता है उसकी एस की वैल्यू छोटी होती है। और राइबोसोम्स की भी दो टाइप्स होती हैं। जो 70s वाले राइबोसोम्स होते हैं, हम बाद में आएंगे कि एस क्या चीज़ है, और इसी एस से हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो जो 70s होता है उसमें वो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया वगैरह में, और या फिर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया में और उनके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है 70s वाला। और अगर हम 80s की बात करें तो वो साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए जो यूक्रियोट्स का राइबोसोम होता है वो 70s वाला होता है, सॉरी 80s वाला होता है, और 70s वाला प्रोकैरियोट्स वाला होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट का होता है। तो हम पहले देखते हैं, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये अपने सब यूनिट्स, इनके जो सब यूनिट्स होते हैं ये अलहदा अलहदा पड़े होते हैं। जो स्मॉलर सब यूनिट है वो अलहदा होता है, लार्जर अलहदा होता है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है, जब इन्होंने ट्रांसलेशन करनी होती है, प्रोटीन की पेप्टाइड चेन बनानी होती है, तब ये जो स्मॉलर सब यूनिट और जो लार्जर सब यूनिट हैं ये मिल जाते हैं, और इनके दरमियान प्रोटीन की चेन बनना शुरू हो जाती है, पेप्टाइड चेन, और इनको मिलाने के लिए मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है। तो खैर वो तो अलग बात है। तो हम देखेंगे कि 50s का क्या मतलब, एस का क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो एस एक स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है इसको। स्पेलिंग और राइटिंग अगर मेरी खराब लगे तो माजरत। तो स्वेडबर्ग क्या चीज है? स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था, जो कि एक केमिस्ट था, गालबन जो स्वीडिश था वो। तो उसके एजाज में, नोबेल प्राइज विनर था केमिस्ट्री में, उसके एजाज में एक यूनिट का नाम दे दिया गया। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। अब देखते हैं कि स्वेडबर्ग यूनिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का पता हो कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या चीज होती है, तो हम इसका थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में मैं कोई पार्टिकल्स ऐड करता हूँ, ठीक है। अब पहले मैंने इसमें एक सॉल्वेंट या एक लिक्विड या कोई फ्लूइड ऐड करूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज पानी ऐड किया है मैंने, और उस पानी में या कोई और फ्लूइड मैंने ऐड किया, उसमें मैं एक या दो तीन पार्टिकल्स ऐड करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इस टेस्ट ट्यूब को रोटेट करवाता हूँ, इसको अपने एक्सिस पे घुमाता हूँ, इसके एक्सिस पे, और काफी स्पीड से घुमाता हूँ। इससे क्या होगा? आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का तो पता होगा कि क्या चीज होती है, या सेंट्रीफ्यूगल मशीन कैसे काम करती है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। इससे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो भी सेंटर में हैं, ये सेंटर से हटकर बॉटम में आ जाएंगे, ठीक है। जब आप सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो ये पार्टिकल्स का, क्योंकि जो मीडियम है जिसमें हमने ये पार्टिकल्स ऐड किए थे, जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये पार्टिकल्स को हमने डुबो दिया था, जिसमें ये पार्टिकल्स दरमियान में तैर रहे थे, उसका जो अपना मॉलिक्यूलर वेट है, या उसकी जो डेंसिटी है, या जो भी उसकी चीज है, उसका जो मीडियम है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दीज पार्टिकल्स जो हमने वहां पे ऐड किए थे। तो इसलिए जब आप इसको गोल गोल घुमाएंगे तो ये पार्टिकल्स उससे अलग होके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन ये पार्टिकल्स कब बॉटम में आएंगे, कितनी देर घुमाना पड़ेगा, कितनी स्पीड से घुमाना पड़ेगा मुझे कि ये पार्टिकल्स बॉटम में आ जाएं, यानी कि इन पार्टिकल्स को बॉटम में आने तक कितना टाइम लगेगा, इस पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन होने में कितना टाइम लगेगा। सेडिमेंटेशन का मतलब है कि उनको सेंटर से अलग होके सेडिमेंट्स बन के या बॉटम में आने में कितना टाइम लगेगा, बॉटम में आने का अमल, ठीक है। टाइम नहीं अभी बात करेंगे, अभी हम अमल की बात करेंगे कि उनका सेंटर घूमती हुई टेस्ट ट्यूब में सेंटर से हटकर बॉटम में आने का अमल, या अलग हो जाने का, उस मीडियम से अलग होके नीचे सेटल हो जाने का अमल, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो उसको सेडिमेंटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, उसको बॉटम में पहुंचने में यानी कि कितना टाइम लगेगा, ये चीज हमें बताता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट किसका यूनिट हुआ? टाइम का यूनिट हुआ, सेडिमेंटेशन टाइम का यूनिट हुआ।
ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है अगर हम सेकंड्स में लें तो एक जो स्वेडबर्ग यूनिट होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻13 सेकंड्स के। तो ये अपना एक किस्म का टाइम का यूनिट बन गया। तो स्वेडबर्ग यूनिट हमें क्या बताता है कि सिंपली यही चीज बताता है कि जब आप एक टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे, उसको उसके एक्सिस पे रोटेट करवाएंगे, तो वो जो अगर उस टेस्ट ट्यूब में आपने एक मीडियम डाला है और उस मीडियम में कोई पार्टिकल डालें, कोई भी मीडियम हो सकता है, वो चाहे पानी हो चाहे और कोई लिक्विड हो या और कोई सेमी लिक्विड टाइप चीज हो, और वो पार्टिकल भी कोई पार्टिकल हो सकते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट हमें सिर्फ बताता है कि उन पार्टिकल्स में जो अपना बॉटम में आने तक कितना टाइम लिया, उस टाइम को हम कैलकुलेट किस में कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हम किस में करते हैं, हम स्वेडबर्ग यूनिट्स में उनको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर जो राइबोसोम्स के साथ एस लगा होता है, ये एस असल में उसके वेट का यूनिट नहीं है, लेकिन ये उसके उस टाइम का यूनिट है कि जब आप उसको सेंट्रीफ्यूग करवाएंगे, जब आप उसकी सेडिमेंटेशन करवाएंगे, तो वो बॉटम में आने के लिए कितना टाइम लेगा, ये एस उसका यूनिट है। तो अगली बात, अब मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है और उसमें मेरे पास जो अपना 30s वाला जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का वो भी पड़ा है, और 50s वाला जो लार्ज सब यूनिट है वो भी पड़ा है मेरे पास। मैंने पहले ये स्मॉल सब यूनिट्स को डाल दिया। अब इसमें कोई लार्ज सब यूनिट नहीं है, इसमें सिर्फ स्मॉल सब यूनिट्स हैं राइबोसोम के। मैंने उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालकर मैंने उसको सेंट्रीफ्यूग करवाया, मैंने उसकी सेडिमेंटेशन करवाई, तो उसको बॉटम में आने के लिए लगे 30 स्वेडबर्ग यूनिट्स, यानी कि 30 × 10⁻⁻13। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप सेकंड्स में स्वेडबर्ग यूनिट को कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि स्मॉल वाले को 30s लगे और टाइम कितना लगा, 30 स्वेडबर्ग यूनिट्स लगा, टाइम लगा ना कि उसका वेट का यूनिट नहीं है ये। अब फिर मैंने लार्जर वाले को दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला, 50s वाले को मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, ये 50s वाले पार्टिकल्स हैं, मैंने उनकी सेडिमेंटेशन का टाइम कैलकुलेट किया, वो निकला 50s, यानी कि 50 × 10⁻13 सेकंड्स वो लगे मुझे उनको बाहर आने में। ठीक है, अब ये जो यहां से यहां तक आने में जो इसको टाइम लगेगा, यानी कि जो स्वेडबर्ग का यूनिट उसी टाइम का यूनिट है ना, जो इसको यहां सेंटर से बॉटम में आने लगेगा, यानी कि इसको सेडिमेंटेशन करने में जो टाइम लगेगा, इसको सेंटर से अलग होने में जो टाइम लगेगा, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस पार्टिकल को या किसी भी पार्टिकल को जिसके आप सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का साइज कितना है। ठीक है, एक साइज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का वेट कितना है या आप मास कह लें कितना है, वो डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल की शेप कौन सी है, वो कैसी शेप का है। अगर वो ग्लोब्यूलर शेप का है, देखो यहां पर मैंने मीडियम डाला है ना, यहां पर मैंने मीडियम डाला है, या अगर कोई मीडियम भी ना हो, हवा हो, तो हवा भी एक टाइप का मीडियम, एक टाइप का फ्लूइड है। तो उसको क्रॉस करने के लिए अगर उसकी शेप ऐसी होगी कि उसको ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे ये वाला फ्लूइड, वो इस फ्लूइड में से गुजर रहा है, तो अगर उसकी शेप ऐसी होगी, क्योंकि उस फ्लूइड में से गुजर कर ही उसने बॉटम पे आना है, तो अगर उसकी शेप ऐसी होगी कि उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्लूइड की तरफ से, फ्लूइड ने तो उससे धक्का लगाना है कि तुम ना जाओ, तो अगर उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी शेप की वजह से, तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर उसकी शेप ऐसी है कि वो कम टाइम में ही पहुंच रहा है, तो उसको कम उसका टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये साइज पे भी डिपेंड करता है, ये वेट या मास पे भी डिपेंड करता है, ये शेप पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जो हमने मीडियम यूज किया है पार्टिकल्स के अलावा, जिस मीडियम में वो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उस पार्टिकल की विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है, ये उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि वो कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है। और ये जो पार्टिकल है ये उस मीडियम की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, या फिर पार्टिकल जो जिसने आना है सेंटर से बॉटम की तरफ, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये सिर्फ उसके वेट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये उसके बाकी स्ट्रक्चर्स पर भी, बाकी उसके फीचर्स पर भी, बाकी फैक्टर्स पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब 50s या 30s हो गया, 50s वाला 50s टाइम लेगा, 50 स्वेडबर्ग यूनिट टाइम लेगा, 30s वाला 30 स्वेडबर्ग यूनिट टाइम लेगा। जब आप इन दोनों को मिला दोगे और एक ही इनको शेप बना दोगे, तो अब उनका जो मॉलिक्यूलर मास है या जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, 30s वाले का s तो वेट का यूनिट नहीं है, ठीक है, वेट का यूनिट स्वेडबर्ग तो नहीं है, तो फर्ज कर लो वेट का या मास है, तो मास तो मिक्स हो सकता है दोनों का। जब आप 50s कर रहे हो तो 30s कर रहे हो, ठीक है, 50s + 30s कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसका मास और इसका मास
जो भी मास होगा उसका, हमें नहीं पता कितना मास है, वो तो ऐड होके एक मास बना देगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज m1, दिस इज m2, तो वो तो एक m1 प्लस m2 m3 मिलके बना देगा इसका टोटल का। लेकिन जब इसके साथ मिलेंगे तो मास तो चलो फिर भी सेम हम कह सकते हैं कि जमा हो गया उसमें, लेकिन उसका साइज भी चेंज हो जाएगा और सबसे अहम बात उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। जब उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो अब उसको उस मीडियम में से गुजरने की स्पीड, जो उसकी सेडिमेंटेशन की स्पीड है, जो सॉरी वक्त लगेगा जो उसको उस सेडिमेंट से गुजरने का, यानी कि उसका जो स्वेडबर्ग यूनिट में जो वक्त हमने कैलकुलेट किया है, अब वो वक्त ज्यादा भी लग सकता है, वो वक्त कम भी लग सकता है, क्योंकि अब उसकी शेप चेंज हो चुकी है। उसकी डेंसिटी में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, उसके साइज में भी फर्क पड़ सकता है। तो अगर वेट को हम ये भी मान लें कि वेट उनका सही एक्यूरेट तरीके से प्लस हो गया, दोनों में ऐड हो गया है, लेकिन उनकी शेप चेंज हो गई, उसकी साइज चेंज हो गया, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई। विस्कोसिटी तो अगर आप मीडियम एक ही लोगे तो शेप चेंज हो गई, डेंसिटी वगैरह सब चेंज हो गया। तो इससे ये रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते कि 50 स्वेडबर्ग यूनिट लेता है बड़ा वाला और टाइम लेता है, और 30 स्वेडबर्ग यूनिट देता है छोटा वाला टाइम। तो इनको दोनों को मिलके 80 एस, यानी कि जो इनका यूनिट बनेगा, जो ये राइबोसोम्स बनाएंगे एक दूसरे से मिलके, उसको 80 एस टाइम ही लेना चाहिए। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हो कि ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक बड़ी गाड़ी है, ये एक छोटी गाड़ी है। अब दोनों एक जगह सफर करती हैं, दोनों एक जगह सफर करना शुरू करती हैं। तो ये जो बड़ी गाड़ी है वो सफर आधे घंटे में पूरा कर लेती है, ठीक है, 1.2 आवर्स में वो सफर पूरा कर लेती है। जो छोटी गाड़ी है उसको लगता है 1 घंटा पूरा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने इस गाड़ी का इंजन खोला, इस गाड़ी के ब्रेक्स खोले, टायर खोले, सारा कुछ खोल के, इस गाड़ी की बॉडी खोल के, दोनों गाड़ियों को मिला के एक नई गाड़ी बना दी आपने, ठीक है। लेकिन अब आप ये कहो कि ये गाड़ी आधे घंटे में पहुंचती थी, ये गाड़ी घंटे में पहुंचती है, तो ये गाड़ी कितने टाइम में पहुंचनी चाहिए? तो आप कह दो कि आधा घंटा ऐड कर दो प्लस घंटा ऐड कर दो, तो ये गाड़ी 1.5 घंटे में पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसका वेट कैलकुलेट करते कि अच्छा ये गाड़ी 100 किलो की थी, ये गाड़ी 200 किलो की थी, तो ये गाड़ी दोनों को मिला के बनी है, तो ये 300 किलो की होगी, तो ये तो बात मुमकिन थी। लेकिन अगर आप कहो कि ये आधे घंटे में पहुंचती थी, ये 1 घंटे में पहुंचती है, दोनों के पुर्जे जोड़ के जो नई गाड़ी बनाई है वो आधा घंटा जमा 1.5 घंटा जमा 1 घंटा, तो वो 1.5 घंटे में उस मंजिल पर पहुंचनी चाहिए। तो ये बात नहीं बनती, ये बात गलत होगी। तो स्वेडबर्ग असल में वेट का यूनिट नहीं है, ये असल में एक टाइम का यूनिट है, उस टाइम का जिसमें वो सेडिमेंटेशन पूरी करके सेंटर से बॉटम की तरफ आ जाता है। तो और ये सिर्फ वेट पे डिपेंड नहीं करता, ये शेप, डेंसिटी और चीजों पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हम सिर्फ इसको ऐसे नहीं कह सकते कि 50s प्लस 30s करके 80s ही आना चाहिए। भाई जो नई चीज बनी है उसका अपना टाइम लगेगा कि वो कितने टाइम में पहुंचेगी। लेट्स सपोज वो 15 मिनट में ही पहुंच जाए, ठीक है। अब दोनों का टाइम तो आप नहीं ऐड कर सकते ना। इसी तरह 80s जो है वो उसका टाइम है, ठीक है, यानी कि 80 इंटू 10⁻⁻13 प्रोकैरियोटिक के केस में, सॉरी यूकैरियोटिक 70, 80 नहीं 70, 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 70s, नॉट 80s, ठीक है। और यही केस जाता है अपना जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनके साथ, वो भी 40s प्लस 60s 100s नहीं होंगे, बल्कि वो 80s होंगे, क्योंकि ये एक किस्म का टाइम का यूनिट है, ये उसके मास का या और किसी यूनिट का नहीं है। तो अगर आप दो चीजें एक कितना टाइम लेती हैं काम करने में, अगर आप उनको दोनों को मिला के एक नई चीज बना दोगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इंडिविजुअल दोनों चीजों के टाइम मिक्स करके उस नई चीज का काम करने का टाइम निकालोगे, बल्कि उसका अपना टाइम होगा, उसकी अपनी एफिशिएंसी होगी, जो सिर्फ उनके वेट पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो उम्मीद है समझ आई होगी कुछ ना कुछ।